नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप अपडेट्स। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। एक युवक की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। हसनपुर संभल मार्ग पर बुधवार शाम एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। यह दर्दनाक हादसा मुझारी के मोहल्ला सलीम नगर के पास हुआ है। मृतक की पहचान मोहम्मद आलम, जो कि 24 वर्ष, पुत्र आरिफ रफुआ निवासी मोहल्ला कुरेशियाना सदन गली के रूप में हुई है और घायल युवक का नाम अनश पुत्र ललवा है। और दोनों युवक नंगली से हसनपुर की ओर बाइक से जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और हादसे में मोहम्मद आलम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनश गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। मोहम्मद आलम 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर था और बागबानी का कार्य करता था। हादसे की खबर मिलते ही पूरे परिवार का बुरा हाल हो चुका है और परिजन गहरे सदमे में है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बुधवार को बच्चों के एक निजी अस्पताल में आग लग गई, जिससे पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई और आग अस्पताल के बेसमेंट में लगी है, लेकिन धुएं ने ऊपरी मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। मरीजों ने बचाने के लिए लोगों ने सीढ़ियों से यहां तक कि धोती की रस्सी बनाकर भी नीचे उतारी। और उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बुधवार को बच्चों के एक निजी अस्पताल में ये आग लग गई, जिससे पूरे परिसर में इस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया और आग अस्पताल के बेसमेंट में लगी है। वहीं पर तीमारदारों को सीढ़ी लगाकर धोती बांधकर नीचे उतारा गया। कुछ गंभीर बच्चों को दूसरे अस्पताल में भेजा गया है, जबकि कुछ अस्पताल के बाहर ही मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बेसमेंट में लगी आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इस दौरान आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वहीं आग लगने के दौरान अस्पतालों में अग्निशमन यंत्र की नाकामी की भी पोल खुलती हुई साफ नजर आ रही है। गनीमत ये थी कि आग बेसमेंट में रही और अगर आग ज्यादा पड़ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। घुगली थाना क्षेत्र में नौरंगिया रोड स्थित वेदांत हॉस्पिटल को डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजेश द्विवेदी ने सील कर दिया है। बुधवार से की गई औचक छापेमारी में पाया गया कि अस्पताल बिना लाइसेंस के चल रहा था और आशा ज्योति वेलफेयर फाउंडेशन के तहत संचालित इस अस्पताल में छापेमारी के समय एक प्रसूता भर्ती मिली। अस्पताल में ना तो आवश्यक चिकित्साएं उपलब्ध थी और न ही सुरक्षा के मानक पूरे होते थे। वहीं प्रशासन ने मां और नवजात को सीएचसी घुगली में भर्ती करवाया है, जहां दोनों की स्थिति ठीक बताई जा रही है। शहजाद बांध के भराव क्षेत्र में बोरी में मिला महिला का शव, उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस महिला की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। बुधवार को थाना बार अंतर्गत ग्राम बसंत गुआ व मथुरा के बीच स्थित शहजाद बांध के भराव क्षेत्र में एक मछुआरा मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान उसे भराव क्षेत्र में प्लास्टिक की बोरी उतरती हुई दिखी और वह बोरी के पास गया तो उसे खोलकर देखा, अंदर एक महिला की लाश थी। थाना बार पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को बरामद किया। उसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है। दाएं हाथ पर काला धागा बंधा हुआ था, जबकि हाथ पर अंग्रेजी में आर जगदीश गुदा हुआ है। हथेली पर धार्मिक चिन्ह ओम भी गुदा हुआ है। आसपास के लोगों को बुलाकर शव की शिनाख्त का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने महिला की हत्या कर शव को बोरी में बंद कर नदी में बहा देने का अनुमान लगाया। और गांव के लोगों का कहना है कि हाल ही में हुई बारिश से गोविंद सागर बांध के गेट खोले गए थे, जिसका पानी शाहजाद बांध में आता है। उक्त पानी के जरिए ये बोरी में बंद शव बहता हुआ यहाँ पर आया था। छांगुर के 14 ठिकानों पर आज ईडी की रेड होगी और आज सुबह करीब 5 बजे प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीमें छापेमारी करने मुंबई और बलरामपुर पहुंची। मुंबई में 2 और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 14 ठिकानों को ईडी की टीमें खंगाल रही हैं। हवाला का पैसा, विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की जा रही है। वहीं मुंबई के बांद्रा में शहजाद शेख नाम के शख्स से 2 करोड़ के लेन देन को लेकर पूछताछ चल रही है। यह पैसा नवीन ने शहजाद को दिया था। नवीन भी छांगुर बाबा का करीबी बताया जा रहा है और वो ईडी के रडार पर है। इस वक्त ईडी की जांच के अनुसार नवीन के बैंक अकाउंट से शहजाद को 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे।
ईडी को विदेश में 5 ऐसे बैंक अकाउंट मिले हैं जिनके जरिए झांगुर बाबा और उसके गिरोह ने विदेश में पैसे लेने का लेन देन किया था। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर हैं और ऐसे में अब बाढ़ आने से हालात बिगड़ने लगे हैं। संगम में आरती स्थल, दुकानदारों की झोपड़ियां, प्रसाद और खाने पीने की बनी दुकानें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। लोग बाढ़ के पानी में गर्दन तक डूबकर अपना सामान लेकर निकल रहे हैं। प्रयागराज में बाढ़ के चलते पूरा संगम क्षेत्र बाढ़ के पानी में समा चुका है। जिन रास्तों में गाड़ियां फर्राटे भरा करती थी, आज उन्हीं रास्तों पर नावें चल रही हैं और संगम क्षेत्र पर बनी खाने पीने की कई दुकानें बाढ़ से प्रभावित हो चुकी हैं। वहीं दुकानदारों की झोपड़ियां भी बाढ़ के पानी में समा चुकी हैं और कुछ लोग बाढ़ के पानी में गर्दन तक डूबकर अपना सामान लेकर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। निचले इलाकों में भी पानी भरने लगा है और दारागंज नागवासुकी रोड पर गंगा का पानी आ चुका है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के पटना में पारस अस्पताल में एक कैदी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। इसके बाद एक एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा पारस अस्पताल पहुंचे। कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि बक्सर जेल का रहने वाला चंदन मिश्रा नाम का एक अपराधी, जिस पर हत्या के दर्जनों मामले दर्ज है, उसे बक्सर से भागलपुर जेल में स्थानांतरित किया गया था। चंदन पैरोल पर था और इलाज के लिए पारस अस्पताल में भर्ती था। प्रतिद्वंदी गिरोह ने उसे गोली मार दी। उन्होंने बताया कि उसका इलाज चल रहा था और बक्सर पुलिस की मदद से हम प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्यों की पहचान कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है और अब हलचल तेज होती जा रही है। अब तक जहां मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच माना जा रहा था, वहीं अब बाहरी दल भी चुनावी मैदान में उतरने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज काशीराम ने भी बिहार में दमखम दिखाने का ऐलान कर दिया है। बुधवार को पटना में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी बिहार की 100 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने बताया कि इन 100 में से 60 सीटों पर विधानसभा प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं और बाकी तैयारियां अभी अंतिम चरण में है। यूपी में 7 जुलाई से हज 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी जिलों में निःशुल्क सुविधा केंद्र भी शुरू कर दिए गए हैं। इसी क्रम में फिरोजाबाद में भी ई हज सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। इस बार हज यात्रा में 20 दिन की छोटी अवधि की यात्रा का विकल्प भी शामिल किया गया है, जो यात्रियों के लिए एक नई सुविधा होगी। फिरोजाबाद की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि सिंह ने बताया कि हज 2026 के लिए आवेदन 7 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और 31 जुलाई 2025 तक ये जारी रहेंगे। सामान्य रूप से हज यात्रियों को 40 दिन की यात्रा करनी होती है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने 20 दिन की छोटी हज यात्रा का प्रावधान भी जोड़ा है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बस्ती साइबर क्राइम थाना और एसओजी की संयुक्त कार्यवाही ने करोड़ों की साइबर ठगी का पर्दाफाश किया है। इस कार्यवाही में एक अंतर जनपदीय गिरोह के सरगना समेत 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल इस गिरोह ने बस्ती के बालाग्राम ज्वेलर्स के मालिक प्रज्वल गुप्ता को अपना निशाना बनाया था, जिनसे इन शातिर ठगों ने 2,06,550 रुपये की ठगी की थी और ठगों ने पहले सोने के सिक्के खरीदे और भुगतान किया, लेकिन बाद में चालाकी से भुगतान की गई राशि को वापस अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राज्य में आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी, समन्वित और वैज्ञानिक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के माध्यम से इसके मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर संपन्न हुआ है। यह समझौता प्रदेश में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यक्रमों को लागू करने और राज्य की संस्थागत क्षमता को सशक्त बनाने और बहुस्तरीय आपदा प्रबंधन व्यवस्था को तकनीकी दृष्टिकोण पर आधारित बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत है। मोबाइल ऐप के जरिए बुक की जाने वाली कैब टैक्सी जैसे ओला, उबर, रैपिडो के ड्राइवर्स ने मुंबई में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसके चलते कैब कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और ड्राइवर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी कई मांगे हैं, जिनमें से एक है कि कैब का किराया बढ़ा दिया जाए। महाराष्ट्र गिग वर्कर्स मंच के
अध्यक्ष किरण क्षीरसागर ने बताया कि लगभग इन प्राइवेट कंपनियों की करीब 90% कैब सड़कों पर नहीं दिखेंगी। संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक से भी मिले और सरकार की ओर से उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। ऐसे में कैब चालकों का आंदोलन और ज्यादा उग्र होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में बुधवार को आयोजित एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें राजधानी की सड़कों की सफाई के लिए वन रोड वन डे योजना को लागू करने, अवैध मांस दुकानों को बंद करने, गोबर प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना और पार्किंग सुविधा सहित कई जरूरी मुद्दे शामिल किए गए हैं। बैठक में समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्कूलों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में मटन और चिकन की दुकानें नहीं चलेंगी। वहीं इसके अलावा जो भी मांस की दुकानें अवैध या बिना लाइसेंस के चल रही हैं उन्हें तुरंत सील किया जाएगा। रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका के इलिनॉय में एक भारतीय महिला पर सुपरमार्केट में 1 लाख से ज्यादा का सामान चोरी करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार महिला ने स्टोर में 7 घंटे बिताए और बिना भुगतान किए सामान के साथ बाहर निकलने की कोशिश की। ये घटना 1 मई 2025 को हुई थी। अब सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। महिला का नाम अनाया अवलानी बताया जा रहा है। स्टोर के कर्मचारियों को उसका व्यवहार संदिग्ध लगा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया। स्टोर के एक कर्मचारी ने बताया कि महिला काफी देर से स्टोर में मौजूद थी और बिना किसी मकसद के इधर उधर घूम रही थी। उससे यह भी देखा गया कि वह बार बार सामान उठाकर टोकरी में रखती और फिर हटाती थी और दूसरी जगह जाती रही और अंत में वह बिना भुगतान किए गेट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। स्टाफ ने तुरंत सुरक्षा अलर्ट जारी किया और पुलिस को सूचित किया। थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंची और आरोप है कि जब पुलिस ने महिला को रोका तो उसने पैसे देकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की। कथित तौर पर उसने अधिकारियों को रिश्वत देकर छोड़ने का प्रस्ताव किया है, ऐसा कहा जा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार की एक प्रमुख और सहयोगी शास पार्टी ने भी बुधवार को कैबिनेट से इस्तीफा दे डाला है और सरकार से समर्थन वापस लेने के परिणाम स्वरूप संसद में नेतन्याहू के पास अब अल्पमत की स्थिति आ चुकी है। शास पार्टी ने कहा कि वह सैन्य भर्ती से संबंधित एक प्रस्तावित कानून को लेकर मतभेदों के कारण इस्तीफा दे रही है और गौरतलब है कि इस मुद्दे पर इसी हफ्ते की शुरुआत में एक दूसरी अति रूढ़िवादी पार्टी ने भी सरकार छोड़ दी थी। अल्पमत सरकार का नेतृत्व करके शासन चलाना नेतन्याहू के लिए अब काफी चुनौतीपूर्ण हालात पैदा कर रहा है। हालांकि शास ने कहा है कि गठबंधन से बाहर होने के बाद वह उसे कमजोर नहीं करेगी और कुछ कानूनों पर उसके साथ मतदान कर सकती है। वह इसके पतन का समर्थन भी नहीं करेगी और पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर सैन्य भर्ती से जुड़ा विवाद सुलझ जाता है तो सरकार के साथ वापस लौटने का रास्ता खुल जाएगा। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को अपनी पार्टी के सदस्यों से कहा कि अगर यहां उन्हें कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर होंगे। इमरान अगस्त 2023 में जेल में बंद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई, शहबाज शरीफ सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान पर खान को रिहा करने के लिए दबाव बनाने के लिए 5 अगस्त से पूरे देश में बड़े अभियान की शुरुआत करने की तैयारी में है। इमरान खान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि हर हाल के दिनों में जेल में मेरे साथ होने वाले कठोर व्यवहार और भी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। यही बात है कि मेरी पत्नी बुशरा बीबी पर भी लागू होती हैं। अगर यहाँ तक कि उनकी कोठरी का टीवी भी बंद कर दिया गया है। हम दोनों की सभी बुनियादी अधिकार, चाहे वो मानवीय हों या कानूनी तौर पर कैदियों को दिए गए हों, निलंबित कर दिए गए हैं। इसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि वह पूरी तरह से जानते हैं कि एक कर्नल और जेल अधीक्षक मुनीर के आदेश पर कार्यवाही कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी पार्टी को स्पष्ट निर्देश देता हूं कि अगर जेल में मेरे साथ कुछ भी होता है तो असीम मुनीर को जवाबदेह ठहराया जाए। पूर्वी इराक के अलकूट शहर के एक हाइपर मार्केट में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इस हादसे में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सोशल मीडिया पर इमारत पर आग लगने की घटना का वीडियो वायरल हो गया है और वीडियो में देखा जा सकता है कि अलकूट शहर में एक 5 मंजिला इमारत में रात में आग लग गई और दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। हालांकि फायर ब्रिगेड लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा रहा, लेकिन
समाचार एजेंसी आईएनए की रिपोर्ट के अनुसार आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। अलकोट के गवर्नर ने कहा है कि जांच के शुरुआती नतीजे 48 घंटे के भीतर घोषित कर दिए जाएंगे। गवर्नर ने बताया कि जब आग लगी तब लोग अपने परिवारों के साथ खाना खा रहे थे और शॉपिंग कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि हम पर एक त्रासदी और विपत्ति आ गई है। और गवर्नर ने यह भी बताया कि बगदाद से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित अलकोट शहर में एम्बुलेंस सुबह 4 बजे तक हताहतों को लाती रही और घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया और अस्पताल में बिस्तर तक भर गए। इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में बड़ा हमला किया है। इजरायल सेना ने बुधवार को कहा कि उसने दमिश्क में सीरियाई रक्षा मंत्रालय के प्रवेश द्वार के पास हमला किया है। इजरायल के हमले में सेना के मुख्यालय को एक बड़ा नुकसान हुआ है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब सीरिया के दक्षिणी शहर सुवेदा में सेना और दरोज सशस्त्र समूहों के बीच संघर्ष विराम टूट जाने के बाद झड़पें जारी रही। संघर्ष शुरू होने के बाद से इजरायल ने सेना के काफिले पर सिलसिलेवार हमले किए हैं। इजरायल ने कहा कि वह दरोज की रक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। दरोज धार्मिक संप्रदाय की शुरुआत 10वीं शताब्दी में की गई थी और यह शिया संप्रदाय की शाखा है। दुनिया भर में लगभग 10 लाख दरोज हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा सीरिया में रहते हैं। इसके बाद ज़्यादातर दरोज लेबनान और इसराइल में रहते हैं, जिन्हें गोलान हाइट्स भी शामिल है। बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों ने अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बांग्लादेश के गोपालगंज में यूनुस समर्थक एनसीपी और शेख हसीना की आवामी लीग के छात्र संगठनों के बीच झड़प देखने को मिली। इन प्रदर्शन और झड़पों के दौरान 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गोपालगंज में यूनुस सरकार ने टैंक सड़कों पर उतार दिया। फिलहाल इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और पैरामिलिट्री के जवान जगह जगह पर तैनात कर दिए गए हैं। मोहम्मद यूनुस ने इस हिंसक झड़प के लिए आवामी लीग की निंदा की है और कहा है कि हिंसा करने वाले को इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। और दूसरी तरफ शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने यूनुस सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। टॉप अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।